अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूंगा। आज हम सीखेंगे सेट के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है ताकि आपको समझ आ जाए पूरी कि सेट की हिस्ट्री क्या है और सेट को किस तरह लिखा जाता है या उसको बयान किया जाता है। तो इस सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट थ्योरी क्या चीज़ होगी। सेट थ्योरी मीन सेट से रिलेटेड तमाम चीज़ें, ये ब्रांच है सेट की। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इसमें जर्मन मैथमेटिशियन रिचर्ड डेडिकिन और रशियन मैथमेटिशियन जॉर्ज काउंटर इन 1870s में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया सेट के बारे में। फिर उसके बाद आन जरमेल्यू इन 1908 इंट्रोड्यूस नोटेशंस लाइक दिस, यानी कि उसने सेट को लिखना बताया। उसने बताया कि सेट को ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स में लिखना और उसके अंदर जो मेंबर्स थे उनको कोमे के ज़रिए सेपरेट लिख दिया। अगर सेट की डेफिनेशन देखें तो इसमें इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, यानी सेट में अगर कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं है तो फिर वो सेट भी नहीं है। तो सेट में चीज़ों का मुख्तलिफ होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ डिस्टिंक्ट का मतलब ये भी है कि सेट में कोई चीज़ रिपीट ना हो। जैसे अगर मैं एक सेट लिखता हूँ और उसके में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ और वो रिपीट कर देता हूँ तो फिर ये सेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये सेट नहीं है क्योंकि ये टू रिपीट हो चुका है। इसके अलावा वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसे सेट में ऐसी चीज़ों को हमने रखना है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रखना है जो वेल डिफाइंड हो, उनका म्यार एक ही हो। यानी अगर मैं लिख दूँ कि सेट सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स, तो इसमें गुड जो है उसका म्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टीचर किस अपने स्टूडेंट को मुख्तलिफ अंदाज में गुड कह सकता है। कोई उसकी पढ़ाई की वजह से कह सकता है, कोई उसकी पर्सनैलिटी की वजह से कह सकता है, कोई उसके बिहेवियर की वजह से कह सकता है। तो अगर किसी सेट में ऐसी चीज़ें हों जिसमें वेल डिफाइंड ना हो ऑब्जेक्ट वो, तो फिर वो भी सेट नहीं है। जैसे हम सेट में अगर गुड लिखते हैं, बैड लिखा जाए, ब्यूटीफुल लिखा जाए, अगली लिखा जाए, इस तरह के अगर वर्ड आए तो फिर वो सेट तस्वर नहीं होता। तो इसलिए ये भी सेट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सेट की लिटरली मीन्स की। सेट का लिटरली मीन होता है सिट, सीट और प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये ओल्ड इंग्लिश में इसकी ये मीनिंग है। इसके बाद आता है सेट को लिखने के तरीके, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को लिखने के कितने तरीके हैं? सेट को लिखने के तीन तरीके बेसिकली हैं। उनमें से पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे एक सेट है, मैं लिखता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इस तरह लिखने को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ, यानी वर्डिंग में जो हम लिखेंगे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूँ, कर्ली ब्रैकेट फॉर्म में नेचुरल नंबर को मैं लिख देता हूँ, तो ये टेबुलर फॉर्म बन जाएगी, यानी टेबल की फॉर्म में। इसके बाद तीसरा मेथड है इसका सेट बिल्डिंग का। उसमें हमने सेट को किस तरह लिखना है, उसमें हमने कर्ली ब्रैकेट तो डालनी है। हम लिखेंगे एक्स वाइल एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल मैंने यूज़ किए हैं इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लो। तो सेट किस तरह लिखना है, एक्स वाइल एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये एक्स क्या चीज़ है? ये एक्स बेसिकली ये नंबर्स ही हैं जिनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन मीन नेचुरल नंबर। और ये जो निशान सिंबल है ये बिलोंग टू का होता है, यानी कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है या नहीं है उसके लिए हम ये सिंबल लिखते हैं। जैसे अगर मैं एक सेट लिखता हूँ और उसमें मैं कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ, तो अगर फ़र्ज़ कर लो ये टू मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ टू बिलोंग टू बी, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। और अगर मैं लिखूँ फोर, अब फोर तो इसमें मौजूद नहीं है,
तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्रॉस कर दूँगा ऐसे, इसका मतलब होगा फॉर नॉट बिलोंग टू बी। अच्छा, सेट को लिखने के लिए सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। इन सेट का एक नाम होता है, जैसे मैंने ये नाम दिया ए, तो ये सेट के नाम को हम कैपिटल से लिखा जाता है। और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और वो स्मॉल लेटर्स में भी लिखा जाता है, नंबर में भी लिखा जा सकता है, और इसके अलावा कोई भी सिंबल, कोई भी चीज़ डाली जा सकती है। तीसरी चीज़, सेट लिखते वक्त अब कुछ भी लिख सकते हैं सेट के अंदर, यानी कि अगर मैं ये सेट का नाम डाल दूँ और इसके अंदर मैं कोई भी वर्ड लिख दूँ, लेकिन वो रिपीट ना हो, डिस्टिंक्ट ना हो, वेल डिफाइंड ना हो, वेल डिफाइंड हो, जैसे एयर लिख दिया, वाटर लिख दिया, नंबर 2 लिख दिया, कोई सिंबल लिख दिया, तो ये सारे जो हैं चूँकि मुख्तलिफ हैं इसलिए एक सेट में ये आ सकते हैं, बस ये रिपीट ना हो चीज़ और वेल डिफाइंड हो। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम इसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की, और उसमें सबसे पहले है सबसेट। सबसेट की जो अलामत है उसको ऐसे लिखा जाता है, और सबसेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जिसके मेंबर्स किसी दूसरे सेट में मौजूद हों तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। हर सेट अपना ही सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। यानी अगर मैं कोई एक सेट लिखता हूँ, और जैसे ये 3 एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ, और मैं अब इसके सबसेट लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, पहले इसका फार्मूला मुझे पता होना चाहिए। फार्मूला है 2 पावर n, यानी कि 2 को 3 मेंबर्स हैं, तो 2 को 3 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 8, यानी कि ए के जो सबसेट बनेंगे उनमें 8 एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे। पहले एम्प्टी सेट आ गया, उसके बाद 1 आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया। इस तरह आप पेयर में बना लो, 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। तो इसमें 8 इसके बन गए सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सेट को अगर हम ये नहीं लिख सकते कि हम 1 2 लिख के 2 1 लिखते हैं, या 1 3 लिख के 3 1 लिखते हैं। सेट्स के मेंबर्स को आगे पीछे करने से सेट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये है ऐसा तरीका जिसमें हम एक ही सेट होता है उसके सबसेट लिखते हैं। तो इसके बाद सेट, जो सबसेट होता है ना, उसकी 2 किस्में होती हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक और होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसमें प्रॉपर सबसेट में अगर हम 2 सेट लें, पहले तो इसका सिंबल ये होता है। इसके बाद अगर हम इसका 2 सेट लें, जैसे ये ए सेट है, और इसमें हम लिखें 1 2 3, और इसी तरह एक दूसरा सेट लें बी, और इसमें 1 2 लें, तो हम देखते हैं कि सेट ए जो बड़ा सेट है, सेट बी छोटा सेट है। सेट बी के तमाम मेंबर्स जो हैं वो सेट ए के भी मेंबर हैं, तो हम कहेंगे कि बी जो है ये प्रॉपर सबसेट है ए का। इसी तरह दूसरी टाइप होती है इसकी इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट की जो सिंबल होता है वो इस तरह लिखा जाता है। इसमें हम फिर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक सेट है जिसके मेंबर्स जो हैं वो 3 हैं, और एक दूसरा सेट है जैसे सेट बी है, इसके भी तमाम मेंबर्स वही हैं जो इस सेट में, तो हम देखेंगे कि बी के तमाम एलिमेंट्स जो है सेट ए में मौजूद है और बी में कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे ए में ये एक्स्ट्रा था ना, तो बी ए का सबसेट था, प्रॉपर सबसेट था, लेकिन इसमें बी के तमाम मेंबर्स ए के भी मेंबर हैं, यानी बी के पास अपना मेंबर ऐसा नहीं है कोई जो कम हो, और ए के पास कोई एक्स्ट्रा मेंबर नहीं है। तो बी जो है ये ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो हम ऐसे इम्प्रॉपर सबसेट की अलामत डाल के इसको ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह हम प्रॉपर और सबसेट को लिखने का तरीका मैंने बता दिया, उसकी एग्जांपल बता दी। उसके बाद
दूसरा जो सेट है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है उसका जो सिंबल होता है ये भी लिखा जा सकता है फाई में, या फिर सेट को हम ऐसे भी लिख देते होते हैं। तो एम्प्टी सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं होते, यानी कोई एलिमेंट उसमें नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल क्या आएगी? फर्ज करो मैं लिखता हूँ सेट ऑफ मैन विजिट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, यानी आदमियों के सेट्स जो कि मार्स पे गया, चूँकि मार्स पे तो कोई आदमी गया ही नहीं, ह्यूमन गया ही नहीं, तो ये सेट एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे है इक्वल सेट। इक्वल सेट में हमें एक सेट नहीं चाहिए, हमें दो सेट चाहिए, यानी इसमें हम दो सेट का आपस में मुवाजना करेंगे। और इक्वल सेट का जो सिंबल होता है वो इक्वलिटी वाला होता है, इक्वल वाला होता है, दो लाइनें होती पैरेलल। तो मसलन एक सेट है हमारे पास ए और इसमें टू एलिमेंट्स हैं। सेट बी जो है इसमें भी टू एलिमेंट है, और सेट सी जो है उसमें टू और थ्री है। तो अगर मैं देखूं सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों में दो एलिमेंट हैं, तादाद भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो हम कहेंगे सेट ए सेट बी का बी की इक्वल है। हाँ, अब ये सीक्वेंस देखें, इसमें वन और टू लिखा हुआ है, इसमें टू और वन लिखा हुआ है। एलिमेंट्स को आगे पीछे करने से सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम देखें सेट ए और सेट सी का, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में दो एलिमेंट तो हैं और सी में भी दो हैं, लेकिन ए में जो एलिमेंट है वो वन और टू है, जबकि सी में टू और थ्री, दोनों डिफरेंट हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू सी, या हम कह देंगे कि बी आल्सो नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि बी के भी जो एलिमेंट है वो टू और वन है, उसमें टू और थ्री है। तो इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारा जो सेट है नंबर 4 पे वो है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में वो थोड़ा डिफरेंस है। अक्सर बच्चे इन दोनों सेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? पहली बात तो ये कि इक्विवेलेंट सेट में भी दो सेट को या दो से ज़्यादा सेट को कंपेयर किया जाता है। जैसे मैं ये सेट लिख रहा हूँ, ये सेट ए है, और एक दूसरा सेट है, ये सेट बी है। तो सेट ए में मैंने वन और टू लिखा, सेट बी में ए और बी लिखा, वो अल्फ़ाबेट है। तो ए सेट जो है ये बी का इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स की तादाद तो सेम है, लेकिन एलिमेंट चेंज है, दोनों में मुख्तलिफ है। तो एलिमेंट्स अगर मुख्तलिफ होंगे, तादाद सेम हो, तो हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट है। अगर तादाद सेम नहीं है तो फिर वो इक्विवेलेंट भी नहीं है। जैसे एक तीसरा मैं सेट लिखता हूँ सी, और उसमें मैं लिख देता हूँ वन टू थ्री। तो जो सी है वो ए या बी दोनों में से किसी का भी ना इक्वल है ना इक्विवेलेंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 5 पे इनफिनिट सेट। इनफिनिट सेट क्या होते हैं? कि ऐसे सेट जिनके मेंबर्स को हम काउंट ना कर पाएँ, वो इनफिनिट सेट होते हैं। और इनको जब लिखा जाता है, अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं लिख के आगे डॉट डाल दूंगा। जिन सेट्स में मेंबर्स के बाद डॉट डाला जाए वो कंटिन्यूस सेट होते हैं और वो इनफिनिट सेट होते हैं। मैं अगर दूसरी को एग्जांपल दूं इनफिनिट सेट की, तो मैं ये लिख सकता हूँ सेट ऑफ नंबर्स
of hair on the head of a boy। तो इसमें सर पे बालों की तादाद का सेट। अब सर के ऊपर जो बाल होते हैं ना, एक तो काउंटेबल नहीं होते, हर रोज़ गिरते हैं फिर नए आते हैं, तो उनको काउंट करना नामुमकिन होता है, इसलिए ये इनफिनिट सेट है। फिनिट सेट आगे हम डिस्कस करते हैं। फिनिट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सेट के मेंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर ही लिखूं तो मैं नेचुरल नंबर में 2-3 एलिमेंट लिख के मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसमें मैंने डॉट नहीं लगाया तो इसका मतलब ये 3 एलिमेंट है, काउंट कर सकता हूँ मैं, इसलिए ये काउंटेबल सेट है, फिनिट सेट कहलाता है। या अगर मैं कोई सेट और एग्जांपल दूँ, जैसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, किसी भी स्कूल में अगर स्कूल्स में बच्चों का सेट, स्टूडेंट्स का सेट, तो स्कूल में हर चीज़, हर बच्चा जो होता है रजिस्टर्ड होता है, इसलिए प्रिंसिपल को पता होता है कि उसके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये फिनिट सेट आएगा। इसके बाद नंबर 7 पे आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसमें एक ही मेंबर होता है। जैसे मैं अगर एक सेट लिखता हूँ और उसमें ये डाल देता हूँ 0, तो ये सिंगलटन सेट है। 0 का मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, 0 अपना एक मेंबर है नेचुरल होल नंबर का, तो 0 एक, चूँकि एक मौजूद है इसलिए ये सिंगलटन सेट है। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ, जैसे मैं ए डाल देता हूँ तो इसमें भी एक मेंबर है, ये भी सिंगलटन सेट है। इसके बाद नंबर 8 पे आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो आम तौर पे हम जब कम्प्लीमेंट किसी का लेना हो तो उस वक्त यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है यू, और यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है कि जो बाकी सेट्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, होने चाहिए। अगर वो मेंबर नहीं है तो इसका मतलब कि हमारा यूनिवर्सल और दूसरे सेट सारी गलत लिखे हमने। जैसे मैं एक यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूँ और इसके साथ मैं ए लिख देता हूँ, तो ए के तमाम मेंबर ऐसे लूँगा मैं जो यू में मौजूद होंगे। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम मेंबर्स मौजूद हैं, यानी कायनाती सेट है, इसमें हमारी कायनात के तमाम मेंबर्स मौजूद हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट लिखते वक्त हम उस सेट के तमाम सबसेट लिख देते हैं, यानी कि अगर किसी सेट के पावर सेट लिखने हो तो हमें उस सेट के तमाम सबसेट लिखने पड़ेंगे। जैसे मैं एक सेट लिखता हूँ जिसके 2 मेंबर्स हैं, तो इसके पावर सेट मालूम करने के लिए मुझे सबसेट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2 की पावर n, अब इसमें 2 मेंबर हैं तो मैं 2 की पावर 2 लगा के 2 को 2 टाइम लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा 4। यानी इस सेट में अगर मैं पावर सेट लिखूंगा, जैसे सेट ए है, इसके मैं पावर सेट अगर लिखना चाहूँ तो मैं 4 लिखूंगा। सबसे पहले आएगा एम्प्टी सेट, उसके बाद आएगा 1, फिर आएगा 2, और फिर ये सारे सेट आ जाएंगे, पूरा सेट आ जाएगा। तो इसके 4 मेंबर हैं, ये इसके पावर सेट आ गए। जॉइंट सेट जो होते हैं उसमें भी 2 सेट होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा, जिनको हम कंपेयर करेंगे। जैसे मैं ये सेट लेता हूँ 1 2 3 सेट ए, और इसी तरह सेट बी जो है उसमें मैं ले लेता हूँ 4 5 6। तो ये दोनों सेट जो है, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों जो है डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स हैं वो कोई इसका मेंबर नहीं है कोई, और बी का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट ए का मेंबर हो, इसलिए दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें डायग्राम की फॉर्म में तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये डिसजॉइंट सेट है, सेपरेट। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा ओवरलैपिंग सेट का। ओवरलैपिंग सेट जो होते हैं
वो डिसजॉइंट सेट से ऑपोजिट है, ऑपोजिट कंडीशन में है। यानी अगर मैं इसमें सेट ए लिखूं जो कि 1 2 और 3 है, और सेट बी अगर मैं लिख दूँ वो मैं लिख दूँ 2 3 4, तो ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं, क्योंकि इसमें 2 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं दोनों में जो दोनों में मौजूद हैं, तो ये ओवरलैपिंग सेट होंगे। ओवरलैपिंग सेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई एक मेंबर जो है वो दूसरे का मेंबर हो, इसमें एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ओवरलैपिंग सेट को हम इस तरह लिखा लिखा जाता है, दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके। तो ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये वो इलाका है जो जिसमें दोनों कॉमन मौजूद है नंबर, यानी 2 और 3 इन दोनों में मौजूद है, जबकि 1 और 4 इधर मौजूद है। इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। इसके बाद आगे आता है सुपर सेट। सुपर सेट भी यूनिवर्सल सेट की तरह है, लेकिन यूनिवर्सल सेट तो एक कायनाती सेट है, जबकि सुपर सेट जो होता है वो ऐसा सेट होता है जो दूसरे सेट से बड़ा होता है, जो उस वक्त उसके साथ कंपटीशन में होते हैं। जैसे इसमें एक सेट में लिख रहा हूँ ए और दूसरा सेट लिख रहा हूँ मैं बी, तो इसमें जो ए है वो सुपर सेट है, क्योंकि सेट ए बड़ा सेट है जबकि बी के दोनों मेंबर्स उसमें मौजूद है, यानी बी जो है ए का सबसेट है, तो ए जो है ये सुपर सेट है। आगे नंबर 13 पे आता है यूनियंस, यूनियंस ऑफ सेट्स। यूनियंस ऑफ सेट्स जो होते हैं इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर मेरे पास दो सेट मौजूद हैं जिसमें ये मेंबर्स हैं ए 1 2 3, और बी में जो है ये मेरे पास 3 है 4 है और 5 है, तो यूनियन जब मैंने लिखना है इन दोनों का, तो मुझे दोनों सेट्स के तमाम मेंबर्स को लिखना है। तो इसका लिखने का मेथड मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, आपने भी इसी तरह इसको हल करना है। ये नहीं करना कि डायरेक्ट लिख देना, पहले आप कंडीशन लिखो। नंबर पे मैंने लिखा है यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे सेट ए में 1 2 3 और सेट बी में 3 4 5 है, तो सेट ए और बी को जब मैंने लिखना है यूनियन में, तो लिखूँ सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए, और ये सेट बी साथ में यूनियन का सिंबल है। तो आपने इसी तरह लिखना जैसे मैंने लिखा है, पहले इसके सिंबल आ गया, उसके बाद उनकी वैल्यू आ गई। अब यूनियन जब लिखता है तो उसमें मुझे दोनों सेट्स के तमाम मेंबर्स को लिखना है, कोई मेंबर मिस नहीं करना, और अगर कोई मेंबर रिपीट हो तो हमने उसे सिंगल लिखना है, क्योंकि शुरू में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी सेट की कि सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो कि रिपीट हो, अगर वो रिपीट होगा तो फिर वो सेट नहीं होगा। तो इसके बाद नंबर 14 पे आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी फर्ज करें हमारे पास दो एलिमेंट है, मैं ऊपर वाले ले लेता हूँ 1 2 3, और इसके बाद सेट बी जो है वो 3 4 5 ले लेता हूँ। तो अब जब मैंने इनके नंबर 14 पे है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में सेट ए मैंने लिया 1 2 3 और सेट बी लिया 3 4 5। जब मैंने इसका इंटरसेक्शन लिखना है तो सबसे पहले मैं इसको इनके सिंबल लिखता हूँ, सिंबल लिखने के बाद फिर मैं सेट ए के मेंबर्स लिखता हूँ, फिर इंटरसेक्शन का साइन डालना है, और फिर सेट बी के मेंबर्स को लिख देना है। इसके बाद अब इंटरसेक्शन में क्या करना है, हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो उन दोनों में कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, इधर से 4 इधर नहीं है, 5 इधर नहीं है, तो दोनों में 3 ऐसा है जो दोनों में मौजूद है, तो मैं 3 लिख दूँगा ऐसे। बस ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये नंबर 15 पे है डिफरेंस ऑफ सेट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लासेस में इसके बारे में पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है, उसको लिखना किस तरह है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स से मुराद ये है कि दो से ज़्यादा जो सेट्स हैं
उनका आपस में डिफरेंस क्या है ये भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं सेट ए पहले लिख रहा हूँ, फिर सेट बी लिख देता हूँ। तो इसमें हमारे पास ये मैंने सेट ए और बी लिख दिया। अब फ़र्ज़ करो मैं लिखता हूँ ए। अब डिफरेंस जो होता है ना उसके दो सिंबल होते हैं, माइनस में भी लिखा जा सकता है, जैसे मैं माइनस में लिख रहा हूँ ए डिफरेंस बी। तो सबसे पहले मैं ए के मेंबर लिखूँगा 1 2 3, उसके बाद डिफरेंस का साइन डालूँगा और फिर मैं बी सेट के मेंबर्स लिख दूँगा। अब हमने देखना है कि ए में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है। जैसे 1 उसमें नहीं है तो 1 मैं लिख दूँगा, 3 भी उसमें नहीं है तो 3 भी लिख दूँगा। ये हमारे पास आ जाएगा ए डिफरेंस बी का जवाब। और अगर मुझे बी डिफरेंस ए निकालना है, अब मैं दूसरा सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। बी डिफरेंस ए को हम इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसमें पहले हम बी लिखेंगे सेट, फिर डिफरेंस का साइन डालेंगे और फिर हम लिखेंगे तो पहले मैंने बी लिखा, फिर डिफरेंस का साइन डाला, फिर ए लिखा और फिर बी और ए। अब क्या जवाब लिखना, अब मैं देखूंगा कि पहले सेट हमारे पास बी के कौन से मेंबर हैं जो ए में मौजूद है। इसमें 2 इधर मौजूद है, नहीं लिखना। 5 इधर नहीं है तो 5 लिख देंगे। और 6 बी ए में मौजूद नहीं है इसलिए 6 भी लिख देंगे। तो डिफरेंस के लिए आप माइनस साइन भी लगाते हैं, डिफरेंस के लिए हम ये बार भी लगाते हैं। तो दोनों का लिखने का जो सिंबल है दोनों चेंज है। इसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सेट्स। कम्प्लीमेंट्री सेट जो होते हैं ये भी एक अहम चीज़ है। कम्प्लीमेंट जब हम किसी चीज़ का लेते हैं तो हम उसके ऊपर ये बार डाल देते हैं और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सी डाल देते हैं। तो कम्प्लीमेंट लेने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी मौजूद होना चाहिए। जैसे मैं एक यूनिवर्सल सेट पहले लिख रहा हूँ, तो इसमें और एक सेट में लिख रहा हूँ ए। सेट ए में मैं लिख देता हूँ 1 और 2, और एक तीसरा सेट लिख देता हूँ जिसमें 3 और 5। अब ये जो दोनों सेट है ना, ए और बी, दोनों सेट यू के मेंबर होने चाहिए, ये ज़रूरी है। अब मैं कम्प्लीमेंट लेता हूँ। कम्प्लीमेंट लेने का तरीका होता है कि पहले यूनिवर्सल सेट लिखा जाता है, फिर माइनस का साइन डालते हैं, फिर वो सेट लिखा जाता है। तो मैं पहले यूनिवर्सल सेट लिख के इसके मैं मेंबर्स लिख रहा हूँ, इसके बाद साइन डाला, फिर ए सेट लिख दूँगा। अब मैंने ये वो देखना है कि यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट हैं जो सेट ए में नहीं है। तो उसमें 1 और 2 दोनों इधर मौजूद हैं तो मैं वो छोड़ दूँगा, 3 4 5 लिख देता हूँ। ये कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए आ गया। इसी तरह अगर बी का कम्प्लीमेंट लेना हो तो इसको भी पहले यूनिवर्सल सेट में से हमने बी सेट को निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास वो 1 2 3 4 और 5 है। इसी तरह सेट बी जो है वो 3 और 5 है। तो इसका जवाब क्या आएगा, अब 3 और 5 इधर से छोड़ देंगे, बाकी जवाब आएगा 1 2 4। तो ये हमारे पास बन गया बी कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट को हम बार से भी शो करते हैं, कम्प्लीमेंट को हम सी से भी शो करते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। और कोशिश मैंने की है सेट के तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको कवर किया जाए। तो आपने पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखना है। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।